नमस्कार, आप देख रहे हैं समय एसटीवी। आपके साथ मैं हूँ राधा राणा। आज हम बात करेंगे ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में। ओल्ड पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में मिलती है। पुरानी पेंशन के तहत जीपीएफ का प्रावधान है। इस योजना में कर्मचारी को 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी मिलने की सुविधा है। हर 6 महीने बाद इसमें डीए बढ़ाया जाता है। योजना के तहत पेंशन का भुगतान सरकार के खजाने से होता है। रिटायर कर्मचारी की मौत होने पर नियमानुसार पेंशन की राशि उसके परिजनों को मिलती है। मौजूदा समय में ओल्ड पेंशन को लेकर पूरी देश भर में अलग-अलग राज्यों के कर्मचारी और केंद्रीय कर्मचारियों के द्वारा मांग हो रही है। कांग्रेस शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सरकार ने कर्मचारियों की मांग को मानते हुए पुरानी पेंशन स्कीम को लागू कर दिया है। तेलंगाना में इसी साल चुनाव होने जा रहे हैं। यहाँ की कांग्रेस पार्टी ने अभी से सरकारी कर्मचारियों ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने का वादा कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं समृद्धि खजूरिया और आप देख रहे हैं समय एसटीवी पर पहले देश की बात। केंद्र सरकार ने एनपीएस में सुधार के लिए एक कमेटी भी बनाई है। कर्नाटक में भाजपा पुरानी पेंशन योजना के खिलाफ रही, इसलिए कांग्रेस राज्य विधानसभा चुनाव जीतने में कामयाब रही। ऐसा ही चलता रहा तो अन्य राज्यों में होने वाले चुनाव में भी बीजेपी को कर्मचारियों की नाराजगी का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। एनपीएस को ओपीएस की समस्याओं के समाधान के लिए पेश किया गया था। एनपीएस में सरकारी कर्मचारी अपने वेतन का एक कुछ प्रतिशत पेंशन फंड में योगदान करते हैं। सरकार भी बराबर का योगदान देती है। एनपीएस में वित्त पोषित किया जाता है, जिसका अर्थ है कि भविष्य में पेंशन के भुगतान के लिए धन का एक कोष अलग रखा गया है। एनपीएस भी टिकाऊ है, क्योंकि योगदानकर्ताओं की संख्या पेंशन भागियों की संख्या से के समान दर में बढ़ने की उम्मीद है। एनपीएस सरकारी और निजी क्षेत्रों के कर्मचारी दोनों के लिए उपलब्ध है। एनपीएस से उत्पादकता बढ़ने की भी उम्मीद है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी को कड़ी मेहनत करते हुए अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। ये जानकर कि उनके पेंशन उनके प्रदर्शन से जुड़ी होगी। इसी के साथ हमारे बीच जुड़े हैं इस विषय पर चर्चा करने के लिए एनएमओपीएस के गढ़वाल महामंत्री डॉक्टर देवेंद्र सिंह फरसवान जी। तो चलिए आज उनसे बात करते हैं। सर, आपको क्या लगता है कि सरकार राजकोष घाटे पर दबाव पड़ने की वजह से ओपीएस लागू नहीं कर रही है? देखो, राजकोष की बात तो है नहीं, क्योंकि ये कर्मचारियों की जो पुरानी पेंशन है कि बुढ़ापे की लाठी की सारी है, बुढ़ापे की लाठी है। 60 वर्ष तक वो काम करता है और उसके बाद वो जाएगा जब उसके पास कुछ रहता नहीं, जब वो बिल्कुल कमजोर हो जाता है। सामाजिक न्याय की ये लड़ाई है। और रही सरकार की बात कि ये हम राजकोष के घाटे को पूरा कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल तर्क उचित नहीं है। क्योंकि सरकार आज जब कहती है कि हमारा देश विकास कर रहा है और हम देश की चौथी शक्ति बन गई, आर्थिक शक्ति, तो राजकोषीय की कमी कहाँ पड़ रही है? ये केवल कर्मचारियों को बरगलाने की बात है और उनके हक को छीनने वाली बात है। ओपीएस स्कीम में गारंटी और न्यू पेंशन स्कीम बाजार से जुड़ी रिटर्न के साथ आती है और इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्या इसलिए इसका इतना विरोध हो रहा है? निश्चित रूप से कि जो ओपीएस में था हमारा जो जिस तिथि पे हम सेवानिवृत्त होते हैं, जो हमारी सैलरी होती है उसकी 50% हमें मिलता था पेंशन के रूप में। और आज जो एनपीएस है उसका पैसा अब आर एक वो बना रखा है, उसमें हम जाते हैं, लेकिन वो बाजार में जा रहा है और किसके पास जा रहा है इसका पता नहीं है। कौन उसको प्रयोग में ला रहा है, कहाँ ला रहा है, इसका आज तक पता नहीं है कि हमारा जो पैसा कट रहा है, जो जा रहा है, उसका भविष्य का है। हमारा मेहनत हम लोगों की है और हमारी मेहनत से कोई उद्योगपति अपनी बेटी की शादी कर रहा है, कोई उसका जन्मदिन मना रहा है, कोई अपना जन्मदिन मना रहा है, तो ये कैसा उचित हो सकता है? तो इसलिए जो हमारा पैसा है वो सरकार के खाते में जाए और सरकार से उसे सरकार का लाभ हो, लेकिन ये व्यक्तिगत लाभ के लिए ये काम हो रहा है। सर, क्योंकि आप इस मुद्दे को लेकर आप लगातार आंदोलित हैं, तो पूरे देश में आप ओपीएस का क्या भविष्य देखते हैं? देखो, कोई भी चीज़ होती है, क्रांतियाँ बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी हो। जब तक क्रांति नहीं हुई तब तक सरकार सुनती नहीं है। और राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि यदि सड़कें सूनी हो जाए तो संसद बहरी हो जाती है। तो हमारा ये कहना है कि ये हमारी बुढ़ापे की जो लाठी आपने छीनी है,
उस हक को हमें दीजिएगा। ये हमारे लिए आर्थिक न्याय है, ये हमारा सामाजिक न्याय है। और यदि आप अगर ऐसा नहीं करते हैं, तो हालात हिमाचल वाले, हालात जो आपने अभी देखा है कर्नाटक वाले, ये हालात होने वाले हैं। देखो कोई भी ये भारत लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर सारे वर्ग आपके हैं और आज वोट बैंक की राजनीति होती, कोई जातीय राजनीति में वोट बैंक करते हैं, ये बड़ा ठाकुर, ये छोटा ठाकुर, ये बड़ा पंडित, ये छोटा पंडित, ये छोटा क्लास का है और भी छोटा क्लास का। तो यहाँ भी कर्मचारी आज एक वर्ग है, करोड़ों कर्मचारी है, करोड़ों कर्मचारी और उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त, तो ये आंकड़ा करोड़ों पे जा रहा है, जो सरकार बदलने और पलटने के लिए बहुत बड़ा नंबर है। सर, निजी क्षेत्र के कर्मचारियों का एनपीएस में ध्यान रखा जाता है। ओपीएस से निजी क्षेत्र के कर्मचारी कैसे लाभान्वित होंगे? देखो निजी क्षेत्र के जो कर्मचारी है उसके लिए सरकार को अपनी योजना बनानी चाहिए उनके लिए। जो सरकारी कर्मचारी है, जो उनका हक मिलता था, उनको छीन के आप अगर निजी कर्मचारियों को और सरकारी कर्मचारियों को आपस में लाएंगे, मैं समझता ये उचित नहीं है। ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है कि फूट डालो और राज करो, ऐसा तो होने वाला नहीं है। जब भारत आजाद हुआ था और जब इस देश को आर्थिक विकास में हम थे, जब यहाँ एम्स नहीं था, जब यहाँ सड़कें नहीं थी, जब यहाँ एयरपोर्ट नहीं थे, जब यहाँ पर बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट नहीं थे, यूनिवर्सिटी नहीं थी, तब हमें पुरानी पेंशन दी दी जाती थी। हमारे पड़ोसी देशों भी जो आज बहुत कमज़ोर स्थिति में है, वहाँ भी पेंशन व्यवस्था है। तो हमारा देश तो कहती है, जो सरकार कह रही है लगातार विकास कर रही है और हम जो है देश की आर्थिक शक्ति है और हमारे देश के उद्योगपति देश के विश्व के दूसरे नंबर के उद्योगपति बन गए हैं उसके मामले में। तो हमारा देश कमजोर कहाँ है? ये केवल कहने की बात है, बरगलाने की बात है और कर्मचारी इस चीज को समझ गए हैं और कर्मचारी जिस प्रकार से आंदोलित है, मैं समझता हूँ कि आंदोलन जब तक हमें पुरानी पेंशन, हमारी बुढ़ापे की जो लाठी है वो हमें नहीं मिल जाती है, हम चैन से बैठने वाले नहीं है। और कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं, कुछ राजनीति सांसद लोग हैं, उसमें कई मंत्री लोग हैं कि हमारा देश जो है अगर पुरानी पेंशन लागू किया तो कंगाल हो जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ और कहते हैं कि ये अच्छी व्यवस्था है। मेरा ये कहना है एक लाइन में उन लोगों के लिए, अगर ये अच्छी व्यवस्था है तो विधायक और सांसद उस व्यवस्था पर अपने आप पर लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? वो एक बार विधायक नहीं, 2 बार बने तो बार-बार वो पेंशन खाते हैं। हमारे लिए तो ठीक है, तुम्हारे लिए गलत कैसे हो सकती है? तो हमारा इस आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के लोगों को ये भी संदेश है कि ये भी लड़ाई है। अगर वो समाप्त करनी है सरकारी कर्मचारियों की तो उनकी भी समाप्त करना चाहिए, जो वहाँ पर फ्री खा रहे हैं, फ्री रह रहे हैं, फ्री चल रहे हैं, सब फ्री हो रहा है इनका, उसके बाद भी पेंशन ले रहे हैं। तो सर आगे इस आंदोलन में आपका क्या कार्यक्रम है? देखो हमारा जो ये आंदोलन है वो लोकतांत्रिक तरीके से है, क्योंकि हम सरकारी कर्मचारी है और हमारी जिम्मेदारी है कि हम जनता के सेवक के रूप में भी उनकी सेवा करते रहें और आंदोलन भी करते रहें। और इसीलिए हम आंदोलन जब जब हमें अवसर मिलता है, माने कि जब अवकाश के समय होते हैं तो हम एकत्रित होकर अपनी आवाज़ उठाते हैं। और इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी निरंतर प्रयास कर रहे हैं, आंदोलित हैं वो। और 1 जून से चंपारण, जहाँ से भारत आज़ादी का आंदोलन शुरू हुआ था, महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया था 1 जून से, माननीय विजय बंधु राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहाँ से जो एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो सत्याग्रह करके पूरे भारतवर्ष में पेंशन रथ यात्रा निकाल रहे हैं। और हमारा सौभाग्य है कि हमारे देवभूमि उत्तराखंड में वो 10 जून को प्रवेश करेगी। तो इसलिए उत्तराखंड के सारे कर्मचारी और केंद्र से जुड़े हुए सब कर्मचारी, हम लोग उस रथ यात्रा का जो यहाँ पर 10 जून को वो रुड़की में आएगी, उसका भव्य स्वागत करेंगे। और अगर आगे अगर इस यात्रा के बाद भी सरकार ने माने तो 1 अक्टूबर को हमने दिल्ली कूच की चेतावनी दे रखी है राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के द्वारा। ये 1 अक्टूबर को बड़ा कार्यक्रम और ऐतिहासिक कार्यक्रम दिल्ली में होने जा रहा है। धन्यवाद सर आपका बहुत-बहुत। अंत में पेंशन योजना का मुद्दा 2024 के लोकसभा चुनावों को कई तरह से प्रभावित करने की क्षमता रखता है।
पुरानी योजना को बहाल करने से सरकार का इनकार सरकारी कर्मचारियों और हड़ताल को जन्म दे सकता है और सरकारी पैटर्न को प्रभावित कर सकता है। ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है जिससे सरकार को सावधानी पूर्वक निपटने की आवश्यकता है और ये देखा जाना बाकी है कि 2024 के लोकसभा चुनाव की अगुवाई में ये मुद्दा कैसे सामने आता है। ऐसी ही और जानकारी के लिए जुड़े रहें समय एसटीवी के साथ। धन्यवाद।